नमस्कार। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया। आज चुनाव के बीच में, सन 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में वाराणसी से जो लोकसभा पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसकी वजह है कि इस धार्मिक नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, मां गंगा की नगरी, यहां से वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वाराणसी आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। यहां की आबादी भी पहले अपेक्षा इतनी बढ़ चुकी है तो लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। ये गलियों का शहर है, इसलिए बड़ी आबादी कारण कहीं ना कहीं समस्याएं सामने आ जाती हैं। और एक बहुत बड़ा पूर्वांचल का ये बिजनेस हब, ये व्यापारियों की स्थिति ये है कि यहाँ पे गली गली में व्यापार चलता है और पूर्वांचल के ज्यादातर छोटे व्यापारी बनारस से सामान लेकर के जाते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान रख करके आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं राकेश जैन जी से। आप महानगर अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी के, और श्री दिगंबर जैन समाज काशी के उपाध्यक्ष व दिगंबर जैन महासमिति के प्रांतीय पदाधिकारी भी हैं। तो आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि नामांकन का दौर तो पूरा हो चुका है, जिसको भी नामांकन करना था नामांकन हो चुका है, और प्रमुख जो चुनाव लड़ने वालों में से हैं प्रत्याशी, उनमें से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इंडी गठबंधन के श्री अजय राय जी हैं जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और बसपा से अतहर जमाल लारी जी हैं। बाकी कई निर्दल प्रत्याशी और कई पार्टियों के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही प्रत्याशी हैं। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार चल रही है, खासकर ये केंद्र का चुनाव है, तो आने वाली सरकार से व्यापार जगत क्या उम्मीद करता है। तो राकेश जी, पहले तो आपका चैनल में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार से? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जो लोग भी काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, काशी में उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि काशी अपने स्वागत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, काशी वासी अपनी भोजपुरी भाषा से सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। तो काशी से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। क्योंकि देखिए, बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे बसी काशी, इसकी महिमा अपरंपार है, और ये संपूर्ण भारत में ही नहीं पूरे विश्व में काशी प्रसिद्ध है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि केंद्र में जो वर्तमान सरकार है वो बिना व्यापारियों के सहयोग से बनना संभव नहीं था। कोई भी सरकार व्यापारियों के सहयोग से ही बन सकती है। व्यापारी जो है राष्ट्र के भामाशाह के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं, और राष्ट्र हित में वो हमेशा कार्य करते रहते हैं। मैं तो व्यापारियों से बड़ा समाज सेवक किसी को मानते ही नहीं हूं। पिछले कोरोना में ये सशक्त उदाहरण है। व्यापारियों ने अपनी स्थिति की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए
उन्होंने निस्वार्थ भावना से, तन मन धन से जो जनता की सेवा की है वो सराहनीय है। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस तरह से व्यापारियों ने तन मन धन से जनता की सेवा की, व्यापारियों को शायद कोई प्रतिफल नहीं मिल पाया। ठीक है, हम किसी प्रतिफल की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आज के महंगाई के युग में व्यापार गर्त में जा रहा है, खासकर खुदरा व्यवसायियों का व्यापार। मुझे आज भी याद है कि सन 2013-14 में बीजेपी ने एफडीआई के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया था। आज व्यापारियों की समझ इतनी परेशानियां हैं कि अब एकल जो विश्व के बड़े व्यवसायी संस्थाएं, इंटरनेशनल संस्थाएं, वो खुदरा बाजार में उतर रही हैं। भारत के तो लोग खुदरा बाजार में उतर ही रहे हैं, रिलायंस जैसे, और इस तरह की बहुत सी संस्थाएं जो हैं इस टाइम भारत में अपना कार्य कर रही हैं। तो खुदरा व्यापारियों का भविष्य जो है धीरे धीरे और असुरक्षित होता जा रहा है, व्यापार बहुत संकट में आता जा रहा है। हमारी नई सरकार से ये अपेक्षा है कि नई सरकार जो भी बने, वो नई सरकार देश का भविष्य खुदरा व्यवसायियों के सुरक्षा में है। तो खुदरा व्यवसायियों को वो जो है अपना संरक्षण प्रदान करे, उनको अपनी सुरक्षा प्रदान करे और उनके हित के लिए भी कार्य करे। आज की डेट में सरकार फूड बिल ला रही है, आज की डेट में मनरेगा है, आज की डेट में इतने विकास हो रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि सब व्यापारियों के दिए गए टैक्स से हो रहा है। तो जब व्यापारी टैक्स दे रहा है, वो अवैतनिक रूप से टैक्स को कलेक्ट करके सरकार के खाते में बिना कुछ मानदंड लिए सरकार के खाते में पैसा जमा करता है, तो हम भी सरकार से बहुत सी अपेक्षाएं करते हैं। जिस तरह से नौकरी पेशा व्यक्ति को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिस तरह से नौकरी पेशा व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा भत्ता, वो भी एक विश्वव्यापी स्तर का मिलता है, लेकिन व्यापारियों के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्ति को सरकारें जो हैं वो पर्यटन का भत्ता, धार्मिक स्थलों पे घूमने का भत्ता देती है, लेकिन व्यापारियों को कोई सुविधाएं नहीं है। तो मेरी मांग ये है कि हमको चिकित्सा भत्ता दिया जाए, हमारे को पेंशन दिया जाए, ताकि हमारा परिवार भी एक समय के बाद जब व्यापारी अशक्त हो जाता है तो हमारा परिवार का भविष्य सुरक्षित रह सके और हमारे को भामाशाह के पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। व्यापारी सम्मान का भूखा होता है, हम देश के लिए कार्य करते हैं, तो अब हम सम्मान भी पाना चाहते हैं। और दूसरी मेरी मांग ये है कि जिस तरह से देश में विधानसभा, राज्यसभा में सीटें आरक्षित होती हैं, जैसे शिक्षकों के लिए विधानसभा में सीट आरक्षित है, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए राज्यसभा में सीटें आरक्षित है, तो मेरी मांग है कि जब तक सही पटल नहीं मिलेगा, व्यापारी प्रतिनिधि वो अपनी बातों को सही तरह से सही जगह पर नहीं पहुंचा पाएगा। तो मेरी मांग ये है कि व्यापारी प्रतिनिधि को विधानसभा में सीट आरक्षित किया जाए, इसी तरह से राज्यसभा में उसकी सीट आरक्षित हो, ताकि व्यापारिक समस्याओं को जो है वो सही पटल पर रख सके। इसी तरह से हमारे संगठन की मांग है कि एक व्यापारी आयोग का गठन किया जाए, ताकि उस आयोग से व्यापारियों की समस्याओं पे, व्यापारियों के विकास के लिए जो सुझाव आते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई हो। अभी आप महंगाई की बात कर रहे थे, व्यापारी होने के नाते ये कि उसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा जुड़ जाता है। आपके हिसाब से अगर सरकार चाहे पेंशन दे, नौकरी दे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यापार के मार्फत से ही टैक्स लगाती है, तो जनता पे भी तो वो टैक्स का बोझ पड़ता है। तो जो इस पेंशन को लेकर के, नौकरियों को लेकर के कि नौकरियों की संख्या कम है, अगर नौकरियों की संख्या बढ़ा भी देंगे, और क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सबकी, तो क्या महंगाई उससे और बढ़ेगी नहीं? देखिए, एक्चुअल में जो महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे मेरी सोच है भ्रष्टाचार। हमारे देश में भ्रष्टाचार को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। नतीजा क्या होता है, जो परियोजना
जो 1 करोड़ की होती है, भ्रष्टाचार के चलते वो 5 करोड़ की हो जाती है। तो जब दूसरी बात, जब इंसान को उसका दायित्व का ज्ञान होगा, जब हर व्यक्ति के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे गद्दी पे बैठे राजनेता हूं, उनको अपने सीमा का ज्ञान होगा। और जब तक उनकी जवाबदेही नहीं होगी, जिस दिन हमारे देश में जवाबदेही हो जाएगी, जो जिस पद पर है, जो जो कार्य कर रहा है, उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी, तो ऐसे टाइम में भ्रष्टाचार पर निश्चित अंकुश लगेगा। रही हमारा देश जो है एक जनसंख्या विस्फोट वाला देश है, हमारे देश में श्रम शक्ति है, लेकिन हर हाथ को काम चाहिए। आज हमारा देश डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मैं ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियों को देख रहा हूं कि पता लगा फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन उस फैक्ट्री में सिर्फ 3 वर्कर, 4 वर्कर काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भारत की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। हमारे देश में हर हाथ को कार्य चाहिए। तो ऐसे टाइम में अगर हम डिजिटल का स्वागत करें, डिजिटल की तरफ बढ़े, लेकिन फैक्ट्रियों पे अगर हम अपने वर्कर्स को अधिक से अधिक काम दें, हम अपने देसी रोजगार को बढ़ावा दें, अपने देश की देसी चीजों को बढ़ावा दें, तो बहुत हद तक बेरोजगारी पर अंकुश लगेगा। और मेरे को दूसरे देशों की मेरे हिसाब से नकल नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमारे देश में जो बेरोजगारी संकट है, हमारे देश में जो हमारे पास श्रम शक्ति है, हमको उसका लाभ उठाना चाहिए, न कि हमें विश्व के दूसरे विकसित देशों की नकल करनी चाहिए। हमको अपने जरूरत के हिसाब से कार्य करना चाहिए। निश्चित इससे बेरोजगारी पे थोड़ा फर्क आएगा। आपने जो कहा, कहीं न कहीं घूम के बात आती है छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग को लेकर के। कुटीर उद्योग की स्थिति आपके हिसाब से वर्तमान में कैसी चल रही है और कितना उसमें बदलाव आना चाहिए, आपका क्या सुझाव है? देखिए, कुटीर उद्योग के लिए कम से कम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन आज भी जो लोग सक्षम हैं, जो लोग सरकार तक पहुंच पाते हैं, उनके कार्य तो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो बेचारे अक्षम लोग हैं, जिनकी पहुंच सरकारों तक नहीं है, उन पे शायद योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे टाइम में जब जिस दिन जवाबदेही तय हो जाएगी, मैंने पहले भी बोला था कि जवाबदेही, जिस दिन जवाबदेही तय हो जाएगी, तो सरकारी योजनाएं भी अपने पूरा मूर्त रूप ले लेंगी, पूरी तरह से सफलता की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और जवाबदेही अगर बनेगी तो निश्चित है कुटीर उद्योगों को लाभ मिलेगा। कुटीर उद्योग अच्छी सोच है, सरकार को कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था कि अपने देश के देसी संसाधनों को विश्व के होड़ में न पड़ते हुए उनको जो है विकसित करना चाहिए, उससे देश को फायदा मिलेगा। बेरोजगारी को लेकर शिक्षा नीति में क्या बदलाव चाहते हैं कि क्या शिक्षा नीति में ऐसा बदलाव हो कि जो बच्चा पढ़ के निकले वो सिर्फ नौकरी के भरोसे न रहे? देखिए, हमें माननीय मोदी जी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। मोदी जी का कहना है कि रोजगार देने वाला बनो, लेने वाला न बनो। ये उनके शब्द हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि आप अपने अंदर इतना गट्स ले आइए कि आप जो है छोटी छोटी यूनिटी को लगाइए, आप दूसरों को रोजगार दीजिए। ये सोच बहुत अच्छी सोच है और मेरे को लगता है कि इस दिशा में कार्य हो भी रहा है और लोगों को हिम्मत करना चाहिए। सरकारें बढ़ावा दे रहे हैं, नए नए स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन अभी इस पे और कार्य करने का जरूरत है। धन्यवाद। अभी एक छोटी मुलाकात हमारी राकेश जैन जी से हुई और जाना उद्योग और रोजगार के विषय को लेकर के हमने चर्चा की। एक अजीब समस्या है कि जनता अपने कर्तव्य को भी समझ नहीं पा रही है ठीक से। अभी भी बहुत से लोग वोट देने नहीं निकलते हैं, उनको लगता है जैसे छुट्टी मना रहे हैं। और जनता चाहती है कि हमारे यहाँ कोई समस्या हो या फोन करें, पुलिस हमारे दरवाजे पे आ जाए तुरंत। लेकिन
जो ड्यूटी कर रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं अपना घर परिवार छोड़ करके धूप में, बरसात में, ठंड में सब काम करता है। और 5 साल में 3-4 चुनाव खासकर होते हैं, बड़े चुनाव तो एक बार ही होते हैं, उस पर भी लोग निकलते नहीं हैं। क्या लगता है आपको, इस कर्तव्यहीनता से कितना भला होता है समाज का? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। सच्चाई ये है कि आज मतदान के लिए लोग गंभीर नहीं हैं। सरकार या सामाजिक संस्थाएं करती हैं पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन ये मेरे को लगता है नारों तक ही रह चुका है। इसके लिए तो संविधान में परिवर्तन होना चाहिए कि अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो एक जवाबदेही होनी चाहिए कि आप मतदान नहीं किया तो आपने किस कारण से नहीं किया, सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं हमेशा अपने मित्रों से बोलता हूं कि देश के लिए तो घर, दुकान, मकान सब कुर्बान की जा सकती है, तो जिस दिन देशवासियों को अपने मतदान का महत्व समझ में आ जाएगा उस दिन निश्चित है कि देश विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर लोग मतदान नहीं करते हैं तो इसके लिए विचार होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो मतदान न करने पे कारण बताओ नोटिस इशू होनी चाहिए। सजा का भी प्रावधान हो सकता है कि आपने मतदान क्यों नहीं किया, क्योंकि बिना शासन कोड़े के भी नहीं होता है। तो ये तो एक बहुत गंभीर विषय है, और सिर्फ नारों से पहले मतदान फिर जलपान से नहीं चलेगा। ये विचार होना चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि लोग, हर आदमी मजबूर हो जाए कि उसको मतदान करना ही करना है। राकेश जैन जी, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, अपने विचारों को रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जो भी नई सरकार बनती है उस परिस्थिति को देखते हुए भी हमारी आपसे मुलाकात होगी, किसी नए विषय पे आपसे चर्चा करेंगे, आपका सुझाव लेंगे और अपने चैनल के मार्फत से आपकी बात शासन तक, हमारे देश की जनता तक, आम नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।